गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जो कि जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम बोला जाता है। तो फ्लो मतलब प्रवाह, एनर्जी एंड ऊर्जा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम आज जो है आज का टॉपिक है। और इसको हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से, जो हमने कल पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है किस प्रकार से लगातार चलता रहता है और उसमें जो उसके घटक दल होते हैं वो किस प्रकार से उसमें संबंधित होकर अंतःक्रिया में चलते रहते हैं। तो अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है या ऊर्जा क्यों चाहिए। तो आप जानते हैं सभी जो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं, खासकर जो उसका जैविक घटक है, कौन सा जैविक घटक, जो उसका जैविक घटक होता है, जैविक घटक जो कि जिसको जो है अपनी पूरी जीवनचर्या या फिर अपनी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो भी जैविक घटक होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? पौधे आते हैं, पौधे एवं जंतु, ये जैविक घटक होते हैं। कल हमने घटक की बात की थी, तो पौधे एवं जंतु आते हैं। इनको का ये अपनी पूरी प्रक्रियाएं, मतलब जो जैविक प्रक्रियाएं करते हैं, जैविक प्रक्रियाएं करते हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा की जब आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, लगातार प्रवाह चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी। पहला कि ऊर्जा का जो है मेन मुख्य स्रोत कौन है, और दूसरा जो है उसका प्रवाह कैसे होता है, किस प्रकार से हमारे इकोसिस्टम, जिसको आप पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, उसमें कैसे होता है। तो पहला जो है हमारा बिंदु होगा, हमारा पॉइंट होगा, वो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत एवं ऊर्जा प्रग्रहण। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। अब आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स, पूरे जो है ब्रह्मांड को चलाने, जो ब्रह्मांड चलता है और जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पूरी आवश्यकता की पूर्ति जो है सूर्य से होती है। तो आप ये कह सकते हैं पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मेन स्रोत है, एक स्रोत है, वो है सूर्य। तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा का स्रोत है। और ये सूर्य जो होता है, ये प्रमुख जो स्रोत है। और जो हरे पौधे होते हैं, जो कि हमने कहा उत्पादक होते हैं, उनसे ये ऊर्जा को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। और वही जो है लगातार जो हमारा उपभोक्ता स्तर होता है उसमें वो लगातार प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है, और जिसके माध्यम से सारी जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो सूर्य की जो एनर्जी होती है उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, जो कि पौधे ग्रहण करते हैं। तो सूर्य जो है वो गतित ऊर्जा बोल सकते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको गतिक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा
सौर ऊर्जा या फिर एक और तीसरा नाम है या विकिरण ऊर्जा। कौन सा? विकिरण ऊर्जा, जिसको हम यहाँ पे इसको रेडिएंट या फिर जो है रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी होती है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये सूर्य से निकलती है। सूर्य से गतिक ऊर्जा बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा बोल सकते हैं और विकिरण ऊर्जा बोल सकते हैं। तीनों नाम बोला जा सकता है। और जबकि जो मैंने पहले भी बताया, जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे इस जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, यहाँ से ये जो विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा होती है इसको लेते हैं और क्या करेंगे, अब जो है जो यौगिक होता है, जो कि भोजन का जो निर्माण होता है वो निर्माण करते हैं। तो वो जो बंध होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, उसमें जो संचित ऊर्जा होगी वो विकिरण ऊर्जा को भी जो है दूसरे रूप में ये जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो उसको क्या कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है, और जो कि गतिक सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा होती है, जबकि जो हरे पौधे होते हैं ये सूर्य की रोशनी जो ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किस समय? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय, और उसको क्या कर देते हैं, खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि क्या जो पूरी ऊर्जा सूर्य से निकल के आती है, क्या पूरी ऊर्जा जो है जो हरे पौधे होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं? तो आपको बताना चाहेंगे हम कि पूरी ऊर्जा ग्रहण नहीं करते। लगभग 1 से 2 जो % ऊर्जा होती है यही हरे पौधे ग्रहण कर पाते हैं, और जितनी भी ऊर्जा होती है वो फिर से अंतरिक्ष में या फिर जो है पर्यावरण में चली जाती है। तो ये वापस चली जाते हैं, मतलब ये वो वापस जो ऊर्जा होती है वो वापस वहाँ पे अंतरिक्ष में चली जाती है, ऊर्जा जो है वो वापस चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करते हैं और पुनः जो है वो रासायनिक ऊर्जा में उसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो हरे पौधे होते हैं वो किस प्रकार से, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है, कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे नियम फॉलो किया जाता है, नियम जो है यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, जिसके आधार पे जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है वो क्रमबद्ध रूप से लगातार हर स्तर से गुजरते हुए फिर से वापस जो है वहाँ पे चली आती है। तो ये चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा है जो पौधे प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा गतिकी जो नियम है, अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा गतिकी जो नियम है, ऊर्जा गतिकी जो नियम है उसके आधार पे, नियमों के अनुसार ही जो है ये जो ऊर्जा होती है वो हरे पौधों में और उसके बाद उपभोक्ता स्तर पे आगे की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ जो है चलती रहती है, आगे की तरफ जाती रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये ऊर्जा गतिकी का नियम है उसके अनुसार जो है ये चलती रहती है।
ऊर्जा गतिकी का जो नियम है वो क्या होता है, तो जैसा हमने अभी बोला कि जो पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और जो खाद्य पदार्थों के बीच में जो बंध होते हैं वहाँ पे वो संचित रहते हैं, और जबकि उपभोक्ता जब इसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये वो एनर्जी जो है वो ऊर्जा उसको वहाँ पे मिलती है। लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ ही मात्रा जो ऊर्जा की होती है वो मिल पाती है, अन्यथा वो जो है वहाँ पे फिर से पर्यावरण में चले जाते हैं। वो कैसे होती है ये हम आपको बताते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताने का प्रयास हम ये करेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि पर्यावरण में जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको आप अंग्रेजी में इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, उसके जो घटक दल हैं वो जो अजैविक और जैविक, तो जैविक में हरे पौधे होते हैं जिसको आप उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक के बाद क्या आता है, उपभोक्ता का स्तर आता है। तो उपभोक्ता के स्तर में आप क्या देखते हैं, उपभोक्ता के स्तर में जो है प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक उपभोक्ता होता है, और उसके बाद अपघटक होता है। तो ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके जो घटक दल हैं, यहाँ पे जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक लेवल से दूसरे लेवल, मतलब जबकि हरे पौधे जो है उत्पादक के रूप में उस ऊर्जा का संचयन करते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में, फिर वो जो भोजन के रूप में जो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता है, उसको जो है, जो कि शाकाहारी कहलाता है, वो क्या होता है, शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है, वो उसको ग्रहण करता है। और उसके बाद फिर से द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होता है, क्योंकि ये शाकाहारी पे ही पूरी तरीके से जो है निर्भर होता है। और उसी प्रकार से आगे हम जब बढ़ते क्रम में बढ़ते हुए स्तर पे चलेंगे तो तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता में जो मांसाहारी हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, उनको उनसे बड़े जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं वो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जबकि इन सभी लोगों की मृत्यु हो जाए तो जो अपघटक होते हैं वो उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये किस प्रकार से करेंगे, कैसे होगा, इसको आइए समझते हैं। तो अब दूसरा जो बिंदु है हमारा वो ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो अब ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो हम एक एक स्टेप में चलते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह दूसरा बिंदु है हमारा, ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा ऊर्जा प्रवाह, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो बोली जाती है। अब जबकि एनर्जी फ्लो देखें, अब इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में प्रविष्ट होने वाली जो ऊर्जा होती है उसका जो प्रमुख स्रोत है, तो मैंने अभी बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रविष्ट होती है या मतलब आती है तो उसका जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। तो सूर्य से जो प्रवाह होगा, सूर्य से जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा आती है वो एक दिशीय होती है, मतलब एक ही दिशा में। मतलब क्या, ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमेशा सदैव, जिसको बोलते हैं सदैव एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलता है, एक दिशीय होता है। तो क्यों होता है, उसका कारण है क्योंकि जो है अभी हम बताएंगे, एक नियम होता है 10%, 10% लॉ अंग्रेजी में बोला जाता है, 10% नियम। ये इसलिए होता है कि प्रत्येक स्तर पे जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक समान नहीं होता, जबकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर पाया जाता है। ये अंतर इसलिए होता है कि हर स्तर के जो भी जीवधारी हैं वो अपनी
जैविक प्रक्रियाओं में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें कुछ ही मात्रा जो है वो अगले स्तर पर भोजन के रूप में वो अगले स्तर पे जाती है। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में हर स्तर पर जो है जो जाता पोषण स्तर बोला जाता है, जिसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, हर ट्रॉपिक लेवल पे, हर पोषण स्तर पे वो उसी 10% के रेशियो से जाती है। तो अगर 100% ऊर्जा है तो 10%, 10% है तो 1%, 1% है तो 0.1%, फिर उसी प्रकार से 0.001%। ये क्या है, स्तर है जहाँ पे लगातार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। तो हम आपको बताते हैं कि पहली बिंदु क्या होगी। जैसा मैंने बताया कि सूर्य से एनर्जी लिया जा रहा है, तो पहला ये बिंदु है कि जो हरे पौधे होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। हरे पौधे होते हैं वो सूर्य से क्या करेंगे, सौर ऊर्जा लेते हैं, अंग्रेजी में इसको रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं, सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा लेते हैं और वो उसको खाद्य पदार्थ का जो निर्माण होता है वो उसमें ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये पहला बिंदु था, पहला पॉइंट था कि ऊर्जा के प्रवाह के अंतर्गत जो हरे पौधे होते हैं सूर्य से सौर ऊर्जा को खाद्य पदार्थ के निर्माण के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं या संचित कर लेते हैं। मतलब बदलने का या संदर्भ ये है कि इसको ऊर्जा जो है कभी हमेशा बदलती है, कभी नष्ट नहीं की जा सकती। अभी हम इसका नियम भी बताएंगे। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे, अब यहाँ से अब हरे पौधों से जो ये रासायनिक ऊर्जा है, यहाँ से अब आप देखें, अब ये हरे पौधे से जितना मान लें 10-100% ये ऊर्जा यहाँ पे बनी, और ये जो है हमारे डॉक्टर कैलाश चंद्र मिश्र के अनुसार, आपके डीएलएड की बुक में उन्होंने जो है एक कोटेशन, एक सेंटेंस बताया है, उनके अनुसार जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो जो भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो वहाँ से जो अगला स्तर होगा उस स्तर पे जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो केवल 10% होगा। क्योंकि जो जंतु होता है, जो शाकाहारी जंतु है या किसी भी स्तर का जो जंतु है, वो अब 90% जो ऊर्जा होती है वो हमेशा अपने जैविक प्रक्रियाओं, खासकर श्वसन की प्रक्रियाओं में जो है इस्तेमाल कर लेता है, और वहाँ से एनर्जी फिर से वापस वहाँ पे चली जाती है जो है हमारे पर्यावरण में, और कुछ 10% ही एनर्जी अगले स्तर पे जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक रूल और निकल के आ रहा है कि हर स्तर पे जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो क्या हो जाएगा, लगातार कम होगा। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह लगातार कम होगा। तो इस प्रकार से, लेकिन अब दूसरी चीज़ है, अब जबकि हरे पौधे से मैंने कहा ये 100% एनर्जी बनाते हैं, अब ये एनर्जी जो कुछ यहाँ से पर्यावरण में या अंतरिक्ष में फिर से वापस जाएगी ऊष्मा के रूप में, या श्वसन की जो प्रक्रिया होती है हरे पौधों के द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया में 90% जो एनर्जी होगी वो खर्च कर दी जाएगी। केवल 10% एनर्जी ही शाकाहारी, जिसको अंग्रेजी में हर्बीवोरस बोलते हैं, उस स्तर पर, उस पोषण स्तर पर पहुंच पाएगी। ठीक है, तो क्यों पहुंच पाए, अब यहाँ से कुछ एनर्जी अंग्रेजी में बोला जाता है डिसिपेट कर जाती है, मतलब वो ऊर्जा बाहर निकल जाएगी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से, और केवल 10% ही उस शाकाहारी स्तर पे उसको प्राप्त होगी। उसी क्रम में
जो दूसरा हमने कहा कि इस शाकाहारी जो हमारा पोषण स्तर है, यहाँ से फिर से अगले पोषण स्तर जो कि मांसाहारी होता है, प्राथमिक मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। कौन से हैं? द्वितीयक उपभोक्ता वो क्या करेंगे? वो जो कि मांसाहारी होते हैं ये भोजन को प्राप्त करेंगे। तो उसी रेशियो में फिर से यहाँ अब 10% एनर्जी है तो इसका 90% ये शाकाहारी अपनी जैविक प्रक्रियाओं में यूज करेगा, 10% ही भोजन के रूप में जब ये ग्रहण करेंगे तो इसको यहाँ पे प्राप्त होगा। मान लीजिए इसका 10%, यहाँ का इसका 10%, तो 1% होगा। तो इस प्रकार से, और उसी क्रम में लगातार उस क्रम में हम जो है ऊर्जा का प्रवाह आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे। तो इस क्रम में ये जो द्वितीयक उपभोक्ता से जो ऊर्जा का प्रवाह होगा भोजन के रूप में, ऊर्जा का प्रवाह वो तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पे होगा, तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पे होगा, जिसमें इसको फिर से उसी रेशियो 10% जो नियम लॉ है का वो नियम है उसी के अनुसार मिलेगा। तो मतलब करीब करीब 0.1% के आसपास इसको एनर्जी प्राप्त होगी। अब ये तृतीयक उपभोक्ता अगली बिंदु हम देखें तो अगली बिंदु में जो ये सारे, अगर हम कहें कि हरे पौधे शाकाहारी, ये मांसाहारी जो कि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में जो है ये अलग अलग हुए हैं, बटे हुए हैं, वो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनकी जो शरीर है, इनके शरीर को, इनकी बॉडी को अपघटक जो कि जीवाणु और कवक में, विशेषकर जीवाणु एवं कवक, ये इनको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद ये इन पर्यावरण में तोड़ने के बाद, तो जब तोड़ते हैं तो ये यहाँ से एनर्जी को फिर से उसी रेशियो में ये एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए अब अपघटक को सबसे निम्न जो मात्रा में एनर्जी प्राप्त हुई, कब? जबकि 1-2% जो कि प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे थे वहाँ से भोजन को बनाए थे, और भोजन बनाते बनाते तो उसी क्रम में इसको प्राप्त हुआ, और ये फिर मिट्टी में या फिर पर्यावरण में, वातावरण में चले जाते हैं, और वातावरण से फिर से इस पौधे को, यहाँ से फिर पौधे को, हरे पौधे को फिर से ये प्राप्त हो जाते हैं रूप में, और फिर से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे होता है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ से ऊर्जा जो होती है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऊर्जा कभी भी जो है चक्रीय अवस्था में नहीं पाई जाती, वो हमेशा एक सीधी रेखा में, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि ऊर्जा सदैव एक दिशी रूप में चलती है, एक दिशा में ही चलती है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है हमेशा एक ही दिशा में चलती है। और इसी क्रम में हम यहाँ पे आपको ऊर्जा का जो है यहाँ पे किस प्रकार से फ्लो होता है उसको हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास ये करेंगे कि ऊर्जा जो है, देखें अब मैंने कहा सूर्य क्या है? सूर्य एक हमारा प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। ये कौन सा ऊर्जा? अब ध्यान दीजिए, ये सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। फिर अब ये हरे पौधे जो हैं, हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उत्पादक।
अब ये सौर ऊर्जा को हरे पौधे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करेंगे किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक जो है इसको रासायनिक, देखें हम यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में इसको, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बंधों के बीच में ये रासायनिक ऊर्जा जो है वहाँ पे संचित हो जाती है और वहाँ से, तो सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में, ये जो उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जहाँ पे जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको प्राप्त करने के आधार पे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है और लंबी होती है और उसके आधार पे तो रासायनिक ऊर्जा। अब यहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता हम 60 में लिखते हैं, उपभोक्ता जिसको हम शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा का लगातार प्रवाह, अब द्वितीयक उपभोक्ता 60 में हम लिख रहे हैं मांसाहारी, मांसाहारी। फिर अगला तृतीयक उपभोक्ता, ये होगा क्या? उपभोक्ता, ये भी फिर से मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी। और फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये उसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। अपघटक, अपघटक, अपघटक पे, और उसके बाद ये जो है इनको जो है तत्वों में तोड़ देता है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि ये फिर से मिट्टी या वातावरण में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। ये हरे पौधों से ऊर्जा का प्रवाह प्राथमिक में हुआ, द्वितीयक में हुआ, तृतीयक में हुआ। अब ये जो है, अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से भी डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ से भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी प्राप्त ये कर सकता है। तो इस प्रकार से और ये हरे पौधे इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ ही पे अपघटक स्तर पे जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा हमेशा सीधी रेखा में चलती है। देखिए यहाँ से आके यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जबकि जो भोजन का जो चक्रण है वो लगातार चलता रहता है। अब इस माध्यम से आपने ये समझ लिया होगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक लगातार जो है चलता रहता है। हरे पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक, फिर अपघटक। और ये मैंने कहा कि 10% के रेशियो से बढ़ता है ये 10%। तो 10% नियम हमने बताया, उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। और अब ये जो नियम है वो मैंने कहा कि ऊष्मागतिकीय जो नियम है उसके हिसाब से चलता है। ऊष्मागतिकीय नियम क्या है उसको हम देख लेते हैं इसके आधार पे। ऊष्मागतिकीय नियम, तो ऊष्मागतिकीय नियम क्या है ये देखते हैं हम। दो विशेष बातें वहाँ पे निकल के आती हैं अभी हमने जो इन सब चीज़ों को बताने के आधार पे। तो पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का पहला जो नियम होता है कि ऊर्जा का कभी नष्ट नहीं होती और ना ही उसको बनाया जा सकता है, बल्कि क्या उसको हमेशा रूपांतरित किया जा सकता है, उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और जो पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत रहती है। तो खासकर पहला जो नियम है कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है।
ये पहले नियम के अनुसार। अब ये हम आपको क्लियर कर दे पारिस्थितिकी तंत्र में जो आप देखिए सौर ऊर्जा जो किस में कन्वर्ट हो गई, बदल गई रासायनिक ऊर्जा में। तो मतलब सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक स्तर पे वो उसी फॉर्म में चली गई। दूसरा नियम क्या है? नियम सेकंड ये कहता है कि जो ऊर्जा होती है वो लगातार अंतरिक्ष में निकलती रहती है। पूरी ऊर्जा कभी भी हर स्तर पे उपयोग में नहीं लाई जाती, जबकि जो हरे पौधे होते हैं या जो उपभोक्ता स्तर होता है उसमें लगातार 10% ही ऊर्जा अगले स्तर पे जा पाती है, जबकि जो 90% ऊर्जा होती है वो उसी क्रम में वह जो है निकलती रहती है। तो 90% ऊर्जा वहाँ से निकल जाती है, फिर से पुनः वह अंतरिक्ष में पहुँच जाती है और 10% ही अगले क्रम में वो बाहर जाती है। तो दूसरे नियम के हिसाब से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक स्तर पे ऊर्जा जो है ह्रास होके वो कहाँ पे चली जाएगी? अंतरिक्ष में या पर्यावरण में वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। आज का जो है चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।